हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी लोगों को। तो ये मेरी जो सीरीज़ है इंटरनेशनल रिलेशंस की, उसकी सेकंड वीडियो है और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इंडिया और यूएसए के रिलेशन। तो जैसे हमने पहले इंडिया चाइना का किया था, उसी तरह से इंडिया यूएसए का है। तो यूएसए मैंने इसलिए यहाँ पे ऑप्ट किया है क्योंकि यूएसए के साथ अगर हम रिलेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं जितने भी अदर कंट्रीज़ है और रीजन्स है, उनके साथ कहीं ना कहीं इंडिया यूएसए के रिलेशंस हमें दिखते हैं कि जो हमारी फॉरेन पॉलिसी को कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। तो इसलिए अगर ब्रॉडर एस्पेक्ट से देखेंगे तो यूएसए हमारी फॉरेन पॉलिसी का और इवन दुनिया की फॉरेन पॉलिसी का किसी न किसी तरह से उसके ऊपर इम्पैक्ट ज़रूर डालता है। तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस बनता है, कई बारी क्वेश्चन बनेगा कि इंडिया यूएसए के स्ट्रेटजिक रिलेशन किस तरह के हैं, उनके ऊपर कमेंट करो। और इकोनॉमिक रिलेशन पे बन सकता है क्वेश्चन, इंडिया यूएसए के साउथ चाइना में क्या रिलेशन है। और इधर जो आजकल यूएसए की वजह से ईरान के ऊपर जो सैंक्शन लग रहा है और रशिया के ऊपर सैंक्शन लगने की बात हो रही है, और वो रिलेशन क्या है, इसका इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और यूएसए और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर चल रखी है, उसका वो ट्रेड वॉर है क्या है और उसका इंडिया के ऊपर किस तरह से असर पड़ेगा। और दूसरा अफ़गानिस्तान में अभी अफ़गानिस्तान में क्या चल रहा है इस टाइम, और वहाँ से यूएसए की आर्मी अगर विड्रॉ कर जाती है, कम्प्लीटली चली जाती है वहाँ से, तो जो ये हमारा रीजन है यहाँ का, और जो अफ़गानिस्तान की जो नेबरिंग कंट्री है और इंडिया है, उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी किस तरह से होनी चाहिए। तो ये सारे इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो उन क्वेश्चंस को हम इस लेक्चर के द्वारा एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो कई बार क्वेश्चन थोड़ा और भी पीछे हट के आ सकता है, थोड़ा हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में आ सकता है। जैसे एक बारी चेस में 20 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो उसमें सिंपली ये क्वेश्चन लिखा था कि 1991 के बाद इंडिया और यूएसए के रिलेशन किस तरह के रहे हैं, उसमें क्या क्या चेंजेस आए। तो वो एक सिंपली एक क्रोनोलॉजी हो सकती है कि 1991 के बाद हमारा रिलेशन क्या हुआ। जैसे 1991 में यूएसएसआर टूट गया था, तो उसका इंडिया के ऊपर थोड़ा सा इम्पैक्ट रहा। और उसके बाद एलपीजी रिफॉर्म्स आए, उसका भी थोड़ा मैं अपने आप को ओपन कर दिया, हमारी मार्केट वगैरह ओपन हो गई। उसके बाद आगे जाके इंडिया ने अपने न्यूक्लियर टेस्ट किया और उसकी वजह से इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगा, थोड़े ख़राब रिलेशन हुए। फिर आगे जाके सैंक्शन हटने लगे, न्यूक्लियर डील हुई, है ना। और आज की डेट से साउथ चाइना सी में क्या क्या चल रहा है। तो एक सिंपल क्रोनोलॉजी अगर हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे अभी तक जो मोदी की विजिट थी इंडिया में, जिसको नमस्ते ट्रंप बोल सकते हैं हम, और ट्रंप की विजिट इंडिया में थी और मोदी की यूएसए में थी। तो होदी मोदी करके यूएसए में हुआ था और नमस्ते ट्रंप इंडिया में हुआ था। तो इस तरह से एक क्रोनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो जो अब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो ईरान के कंटेक्स्ट में आ सकता है, अफ़गानिस्तान के कंटेक्स्ट में आ सकता है, ट्रेड वॉर के कंटेक्स्ट में आ सकता है, और इंडिया और यूएसए के बीच में जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप डेवलप हो रही है और जिसका मेन जो मकसद है चाइना को काउंटर करना, उसके लिए क्वेश्चन आ सकता है। तो इस तरह से एक आप बड़ी एक हॉलिस्टिक अप्रोच रखें और सभी को करके फिर उसको इंटरलिंक करके फिर आप देख सकते हैं कि किस क्वेश्चन को किस तरह से टैकल करना है। तो अब यहाँ पे मैं बिल्कुल ज़्यादा हिस्ट्री में नहीं जाऊँगा, जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है वो थोड़ा सा ही डिस्कस करूँगा ब्रीफली। तो अब देखिए, अगर हम बात करेंगे शुरू में कोल्ड वॉर के दौरान जो कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म की एक फाइट चल रही थी यूएसएसआर एंड यूएसए के बीच में, तो उसमें इंडिया ने दोनों पक्षों को दोनों में से किसी भी एक पक्ष को ज्वाइन नहीं किया और अपना एक नई मूवमेंट स्टार्ट करी, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। और जिसमें हम देखते हैं कि इंडिया ने यहाँ तक बड़ी आइडियलिज्म की जो एक अप्रोच थी वो फॉलो करी थी। जो आइडियलिस्ट अप्रोच क्या होती है कि इसमें हम किसी के साथ गलत भी नहीं करेंगे और ऐसा भी नहीं है कि हम अपने इंटरेस्ट को सामने रख के किसी ग्रुप को ज्वाइन कर लें। तो आइडियलिज्म में सिंपल सी बात यह है कि आप अपने रहो, हम अपने रहते हैं और हम अपना कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं देखने की कोशिश करेंगे। अब जो रियलिज्म है वो इसका अपोजिट है। तो रियलिस्टिक अप्रोच में क्या होता है, कई बार हम अपने इंटरेस्ट को देखते हुए
चाहे तुम कुछ पुराने फ्रेंड्स को उनके साथ थोड़ा रिश्ता तोड़ भी सकता है। तो जैसे आजकल काफ़ी तक हम देख सकते हैं कि इंडिया एक रियलिस्टिक अप्रोच को फॉलो करता है, जैसे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है। तो नाम के साथ हमारा तो ये होना चाहिए था कि मैं जो नॉन अलाइनमेंट के मेंबर हैं उनके साथ हमें स्ट्रिक्टली रहना चाहिए था। बट काफ़ी तक इंडिया इस टाइम नाम की परवाह नहीं भी करता और अपने इंटरेस्ट है, चाहे इकोनॉमिक है, स्ट्रेटेजिकल इंटरेस्ट है, उनको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो इससे जो अगला जो फेज़ होगा वो आइडियलिज्म बेस्ड नहीं होगा, वो रियलिस्टिक फेज़ था। तो अब जब हम रियलिस्टिक फेज़ में आ जाते हैं तो हम थोड़ा थोड़ा अपने आप को स्ट्रैटेजिकली, मिलिट्री और भी तरीके से थोड़ा अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा प्रोग्राम था इंडिया का, न्यूक्लियर प्रोग्राम। अब इस न्यूक्लियर प्रोग्राम में जब इंडिया ने स्टार्ट किया था तो यहाँ से इंडिया को रोकने के लिए जैसे NPT आया, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, 1968-69 में आई थी है। तो इंडिया ने इस ट्रीटी को क्या कर दिया, इसको बड़ा डिस्क्रिमिनेटरी करार देके इसको अपनी तरफ अपने से मानने से मना कर दिया, इसको साइन करने से मना कर दिया। तो और आगे जाके 73-74 में इंडिया ने क्या कर दिया, न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया अपना, जिसको पोखरण 1 बोलते हैं, जो कि अंडरग्राउंड टेस्ट था। बट उसके बाद फिर दोबारा एक ट्रीटी आई, CTBT, कम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। ये कभी 90s में आई। इसको भी मकसद यही था कि इंडिया को ही काउंटर करना था कि इंडिया का अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम ना स्टार्ट करे। कम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी कि किसी भी तरह की टेस्ट नहीं होगा, किसी भी तरह का नहीं होगा। तो इसको इंडिया ने इसको भी डिस्क्रिमिनेटरी बता के इसको भी साइन करने से मना कर दिया कि जो 5 सुपर पावर है उन्होंने तो ऑलरेडी टेस्ट कर दिया है, बट आप हमें रोक रहे हो टेस्ट करने के लिए। तो इंडिया ने साइन नहीं किया। इंडिया नहीं करेगा तो पाकिस्तान नहीं करेगा, और बाद में इसको इजराइल ने नहीं किया, और इवन साउथ कोरिया ने इसको साइन किया था, पर बाद में नॉर्थ कोरिया ने बाद में बाहर निकल गया था। और एक कंट्री ईरान है जिसने न्यूक्लियर ये CTBT साइन कर रखा है, उसके बाद में न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। तो इस तरह से तो इंडिया ने भी क्या कर दिया, 1998 में अपना पोखरण टेस्ट कर दिया और इंडिया की न्यूक्लियर कंट्री बन गई। अब उसके बाद इंडिया के ऊपर सैंक्शन लग गया है कि USA की मर्जी से। तो ये एक इनका बड़ा ऐसा फेज था जहाँ पे इनके रिलेशन बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। तो इसमें जो सैंक्शन लगा इसको बोलता है एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम, कि इंडिया के साथ जो कंट्री है वो एक्सपोर्ट नहीं करेगी, और उसमें जो इस मूवमेंट को आगे ले जाने वाला था वो USA ही था। तो अब यहाँ पे जो सैंक्शन थे वो 4 तरह के थे, समझ लो। सबसे पहले NSG, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। कुछ कंट्री का एक ऐसा ग्रुप होगा जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर यूरेनियम इंडिया को नहीं देगा। इंडिया को क्या, जो CTBT और NPT की सिग्नेटरी नहीं है उनको नहीं किसी भी तरह का ट्रेड करेगा। तो NSG आ गया, राइट। और उसके बाद एक ग्रुप है ऑस्ट्रेलियन ग्रुप। इसमें केमिकल्स एंड बायोलॉजिकल वेपन्स की बात की कि जहाँ पे इस तरह का कुछ होगा, केमिकल्स होगा या बायोलॉजिकल वेपन्स होगा, वो भी ट्रेड नहीं होगा। उसके बाद एक और है वासेनर अरेंजमेंट, और वासेनर अरेंजमेंट में बताया गया ट्रांसफर ऑफ कन्वेंशनल आर्म एंड डुअल यूज गुड्स एंड टेक्नोलॉजी, इसका भी ट्रेड नहीं होगा इंडिया के साथ। और उसके बाद आया MTCR, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। और इसका क्या था कि इंडिया किसी भी कंट्री के साथ, कोई भी कंट्री में इस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं देगी, इस तरह की मिसाइल नहीं देगी जिनकी रेंज 300 किलोमीटर से ज़्यादा होगी। तो इस तरह की हमें मिसाइल नहीं मिलेगी। तो अब सवाल ये था कि अगर ये सब कुछ हमें नहीं मिल रहा है तो ना हमें मिसाइल मिल रही है, मिसाइल के अंदर अगर जो न्यूक्लियर वेपन बन रहे हैं उसके लिए हमारे पास न्यूक्लियर यूरेनियम नहीं मिल रहा है, टेक्नोलॉजी नहीं मिल रही है, वेपन्स केमिकल्स नहीं मिल रहा है, और कन्वेंशनल वेपन्स नहीं मिल रहा है। तो ये समझ लो एक सैंक्शंस था। बट आज की डेट से कभी इस पर भी क्वेश्चन बनता है कि अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि ये सभी सैंक्शन हमसे हटते जा रहे हैं। बट अब जब ये सैंक्शंस हट रहे हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे इंडिया और USA के रिलेशन बड़े पॉजिटिव है। जो ये सैंक्शन हट रहा है सब में से हट गया, सिर्फ एक NSG रह गया है। अगर NSG में से सैंक्शन तो हट गया है, बट NSG का इंडिया को अब मेंबर बनना है,
बाकी सब कुछ हो चुका है। तो यहाँ से सैंक्शन भी हट चुका है और हम इन ग्रुप्स के मेंबर भी हैं, और जहाँ पे भी सिर्फ NSG का रह गया हुआ है। तो ये एक सैंक्शन वाला दौर था, ये बड़ा गलत दौर था इंडिया के लिए, बट इंडिया ने इसके साथ भी अच्छे से डील किया। और उसके बाद एक बड़ी इवेंट हुई थी 9/11 का, जो अटैक हुआ था USA के ऊपर। तो दुनिया उस टाइम USA, जैसे इंडिया तो बहुत पहले से इस तरह के जो टेररिस्ट अटैक था उनको सहन कर रहा था, तो USA के ऊपर समझ लो कि इतना बड़ा अटैक पहली बार हुआ था। तो इंडिया ने यहाँ पे USA को डायरेक्ट हेल्प करने की बात की थी, और इंडिया ने इससे पहले भी बहुत बड़ी कोशिश की थी कि इस तरह के अटैक को हमें रोक देना चाहिए। और इसके लिए 1996 में 96 में क्या कहते हैं ना, इन्होंने, इंडिया ने जो यूनाइटेड नेशन की जो असेंबली है वहाँ पे एक प्रपोजल लेके गए थे। वो था CCIT, कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म। तो जो भी टेररिज्म है, किसी भी तरह का टेररिज्म है, उसको हमने रोकना है। तो वो हम आगे करेंगे जब हम अफगानिस्तान के कंटेक्स्ट में करेंगे, अफगानिस्तान के साथ इंडिया का रिलेशन और USA का जो रिलेशन है, जब उसमें करेंगे तो उसमें थोड़ा डिटेल में करेंगे। तो 96 में इंडिया इस प्रपोजल को ले गया था, बट इनकी बात नहीं बनी, यहाँ पे पास नहीं हुआ। और इसको रोकने वाला USA और पाकिस्तान जैसी कंट्री थी, जिन्होंने जो टेररिज्म की डेफिनेशन थी वो क्लियर नहीं हो पाई थी। गुड तालिबान एंड बैड तालिबान का एक मुद्दा था, उसके ऊपर ये कंसेंसस नहीं बन पाया। तो इस तरह से 9/11 के अटैक हुए थे। तो तब इनकी एक वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, जिसमें इंडिया ने पूरा USA का साथ देने की बात की थी। बट यहाँ पे कंट्रोवर्सी आ गई कि जब ये वॉर थी टेररिज्म के अगेंस्ट, अफगानिस्तान में जो तालिबान था उसके ऊपर जब अटैक करना था USA को, तो वहाँ पे उसको स्ट्रेटेजिकली एक लोकेशन चाहिए थी जहाँ से वो अपना ये वॉर स्टार्ट कर सके। तो वो लोकेशन प्रोवाइड करता था पाकिस्तान। तो यहाँ पे USA की जो पॉलिसी थी वो बड़ी डुअल सी पॉलिसी हुई थी, तो उसको पाकिस्तान चाहिए भी था, और पाकिस्तान को यहाँ फंडिंग भी कर रहा था। बहुत ज़्यादा फंडिंग की गई पाकिस्तान को, और बदले में इंडिया को ये था कि ये फंडिंग कहीं इंडिया के अगेंस्ट ना यूज़ हो जाए। पर हुआ भी ऐसे, पाकिस्तान ने काफ़ी हद तक की फंडिंग इंडिया के अगेंस्ट यूज़ की। तो इस तरह से एक तरफ USA पाकिस्तान के सॉइल से अफगानिस्तान में लड़ रहा था तालिबान के अगेंस्ट, जो भी टेररिज्म था उसके अगेंस्ट, और दूसरी तरह उसी फंड से, उसी सॉइल से इंडिया के ऊपर अटैक आ रहा था। तो यहाँ पे भी थोड़ा इंडिया इससे नहीं खुश था। तो एक दौर ही आया। उसके बाद आगे जाके इनके रिलेशन जब यहाँ पे नॉर्मल होने स्टार्ट हुए, वो थी न्यूक्लियर डील। जब मनमोहन सिंह ने विजिट किया था अमेरिका 2008 में, तो यहाँ पे न्यूक्लियर डील हुआ, और बाद में जाके मोदी ने इस न्यूक्लियर डील को फाइनली साइन कर दिया था, और 2014 में साइन हो गई थी, और अब अल्टीमेटली यहाँ पे रिएक्टर लगने वाले हैं। तो ये अपने आप में एक यहाँ से इनके बड़े पॉजिटिव रिलेशन स्टार्ट हो जाते हैं, और यहाँ से यहाँ पे इनकी बन जाती है नाउ जो दो कंट्री है, दोनों आगे किसमें, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में। अब ये दोनों स्ट्रेटेजिकली पार्टनर है, जो आगे जाके और बड़ा ये डील हो जाती है, जिसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो अब जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी, अब इसके बाद देखो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में क्या था, इकोनॉमिकल इंटरेस्ट तो देखिए जाता है, बट उसमें जो हमारे मिलिट्री रिलेशन हो गया, और मिलिट्री लॉजिस्टिक हो गया, और डिफेंस के जो इक्विपमेंट्स हैं उनको एक्सचेंज करने की बात होती है, और डिफेंस को लेकर एक्सरसाइज होती है, ये सारे स्ट्रेटेजिक रिलेशन में आते हैं। तो यहाँ पे इंडिया और USA के बीच में स्ट्रेटेजिक रिलेशन भी बढ़ गए थे। तो अब सवाल जो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो सवाल है जो बन सकते हैं, वो ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जो इनके बीच क्या स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। तो अगर देखेंगे हम जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो इनके बीच बनती है, तो सबसे पहले तो इनके बीच बनती है कहाँ पे, जो साउथ चाइना सी। अब यहाँ हम काफ़ी तक लास्ट क्लास में, जो पिछली क्लास थी चाइना इंडिया रिलेशन में, वहाँ पे हम कर चुके हैं। तो साउथ चाइना सी में उनके आपस में काफ़ी अच्छे रिलेशन है, जिसमें हमने किया था मालाबार एक्सरसाइज किया था, 2+2 की बात की थी, क्वाड की बात की थी, राइट। और इस तरह से इंडिया किस तरह से जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल है उसको तोड़ने की बात कर रहा है। तो ये सारा इनका स्ट्रेटेजिक रिलेशन साउथ चाइना सी में काफ़ी देखने को मिलता है। और उसके बाद जो दोनों कंट्री है, कहीं ना कहीं जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है चाइना का, और कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है,
उन दोनों को भी कहीं ना कहीं दोनों अपोज करता है, तो उसमें भी इनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमें देखने को मिलती है। और उससे भी बड़ी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो हमें देखने को मिलती है इनके जो डिफेंस की जो पार्टनरशिप है। अब अगर हम डिफेंस में देखेंगे तो इंडिया बहुत सारे जो वेपन्स हैं, बहुत सारी जो टेक्नोलॉजी है डिफेंस की, वो यूएसए से परचेज कर रहा है। और दूसरी बात है कि बहुत सारे जो वेपन्स है वो हम लेते हैं इसराइल से। इसराइल यूएसए का एलाई है, क्लोज है। तो यहाँ तक कि हमने बहुत सारे केसेस में रशिया को भी रिप्लेस कर गया है इसराइल। तो इस तरह से इंडिया और यूएसए के डिफेंस में बहुत ज़्यादा आपस में ट्रेड हो रहा है, और हम आपस में एक्सरसाइज भी करता है, जैसे युद्ध अभ्यास हो गया। इस तरह से काफ़ी सारी एक्सरसाइज है जो दोनों मिलकर करता है। और जो आजकल जो न्यूज़ में है, 2-3 बहुत बड़े एग्रीमेंट है। एक है लिमोआ, एक है बेका, एक है कॉमकासा। अब जो लिमोआ है, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। अब इस लिमो में क्या होता है, लॉजिस्टिक में क्या होता है कि कोई हमारे जो चाहे एयरबेस है, चाहे रेलवे है, चाहे जो हमारे जो सी के जो शिप्स है उनके पोर्ट्स हैं, तो हम अपना एयरबेस और पोर्ट्स सिर्फ दूसरी कंट्री के लिए सिविल पर्पस के लिए अलाउ करते हैं। कि अगर मान लो यूएसए को हमारा पोर्ट यूज़ करना है तो वो सिर्फ ट्रेड के लिए कर सकता है, कमर्स के लिए कर सकता है, इस तरह की एक्टिविटी के लिए कर सकता है। बट अगर यूएसए को हमारा पोर्ट यूज़ करना पड़े अपने किसी इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए जिससे दूसरी कंट्री के ऊपर अटैक करना होगा डिफेंस पर्पस के लिए या अटैक करने के लिए, तो उसके लिए हम अपना बेस अलाउ नहीं करेंगे, चाहे वो बेस हो चाहे पोर्ट हो। तो अब दोनों के बीच एक एग्रीमेंट हो गया है। इससे ये है कि इंडिया और यूएसए एक दूसरे के इस तरह के जो बेस है और पोर्ट है वो लॉजिस्टिक के लिए यूज़ कर सकता है, इवन डिफेंस में भी, इवन स्ट्रेटेजिक बेस पर भी। बट कंडीशन यहाँ पे ये लगा रखी है कि वो किसी के ऊपर अटैक करने के लिए नहीं करेगी यूज़, उसको फ्यूलिंग रिफ्यूलिंग के लिए कर सकता है यूज़, और अगर उनको थोड़ी देर के लिए स्टे करना है उसके लिए यूज़ कर सकता है। तो इस तरह से कुछ लिमिट के साथ, कुछ कंडीशन के साथ, तो ये लिमोआ जो एग्रीमेंट है ये दोनों के बीच में है, जो लॉजिस्टिक के ऊपर बात करता है। तो इस तरह से दोनों के बीच में आपस में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन बन गया है स्ट्रेटेजिक लेवल पर। और दूसरा है बेका, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियोस्पेशियल कोऑपरेशन। अब इसमें क्या होता है, बहुत बार अगर हमें कोई ऐसे डिफेंस हमारे प्रोग्राम है, प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ है या कोई टारगेट है, तो उसके लिए हमें क्या होता है, हमें कहीं का डाटा चाहिए होता है, कहीं का हमें मैप चाहिए होता है, कहीं की हमें लोकेशन चाहिए होती है, तो जो सैटेलाइट के द्वारा ली जाती है, कहीं और तरीके से ली जाती है, और कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होने वाली है उसके लिए हमें वहाँ का जो उस स्पेस की जो लोकेशन है, वहाँ की जो टोपोग्राफी है, वहाँ का जो कार्टोग्राफी है, इस तरह की किसी भी तरह की वहाँ की में इंफॉर्मेशन मिल सकती है एक मैप के फॉर्म में या कार्टोग्राफी के फॉर्म में। और उसके बाद उस डाटा को हम इकट्ठा करेंगे, करने के बाद हम किसी डिसीजन पर पहुँचेंगे, तो वो भी आपस में एक्सचेंज हो जाएगा। तो इससे क्या फ़ायदा होगा एक कंट्री का, दूसरी कंट्री की हेल्प से वो किसी अपने दुश्मन की जो उनकी दुश्मन की जो स्ट्रैटेजी होती है उसको समझ सकता है, जो कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनकी स्ट्रैटेजी है उसको समझ सकता है। तो ये भी एक इनके बीच में काफ़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। और इसमें लास्ट है कॉमकासा करके, यह है कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। अब इसमें किसमें क्या दिया जाएगा, कम्युनिकेशन, कि एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ कम्युनिकेट करेगी अगर कोई भी स्ट्रेटेजिक बात होगी, और वो स्ट्रेटेजिक बात किसी से भी लड़ने की बात हो सकती है, किसी को भी समझने की बात हो सकती है। तो इस तरह से और ज़्यादा इनके बीच में रिलेशन बन गया। तो देखिए लिमोआ में क्या दे दिया हमने इनको, अपने बेस दे दिए या एयरपोर्ट पोर्ट्स दे दिए, ठीक है, पूरा लॉजिस्टिक दे दिया इस पर्पज़ के लिए। और बेका में क्या दे दिया, हमें किसी स्पेस की इंफॉर्मेशन हम शेयर कर सकते हैं, और कॉमकासा में क्या कर सकते हैं, हम अदर इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। तो अब यहाँ से हमें पता लगता है कि हम अब क्या है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर। तो अब अगर क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया एंड यूएसए आर स्ट्रेटेजिकली पार्टनर, डिस्कस या कमेंट।
और अगर आता है क्रिटिकली डिस्कस, तो क्रिटिकली में आपको क्या करना पड़ेगा, 2-3 नेगेटिव पॉइंट देने पड़ेंगे। ये तो सारे हो गए इसके पॉजिटिव पार्ट। और नेगेटिव में हम क्या बोल सकते हैं कि हम बोल सकते हैं कि सबसे पहला तो हमारा क्या है कि जो हमारी आइडियलिज्म की एक पॉलिसी थी उससे हम बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि हमारी जो नाम की मूवमेंट ये बोलती है कि हमें किसी भी कंट्री के साथ इस तरह के मिलिट्री एंड स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री ग्रुपिंग में शामिल नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इसको थोड़ा सा हिट करता है, राइट। दूसरा, अब हमारा जो होता ना कि टाइम टेस्टेड फ्रेंड है रशिया, तो उसको भी हम कहीं ना कहीं रिप्लेस करते दिख रहे हैं, क्योंकि हमारी जो एक टिल्ट है दैट इज टुवर्ड यूएसए, इससे भी प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। और तीसरी चीज़ इसमें ये आती है कि जो हमारा चाइना के साथ जो है रिलेशन, उससे भी वो भी थोड़ा और ख़राब होने की स्थिति में आ सकता है, जैसे हम साउथ चाइना सी में इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। और एक चीज़ और आ सकती है, कहीं इंडिया की जो खुद की सॉवरिटी है कहीं वो ना चैलेंज हो जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने ये जो डील्स हो रही है और इनको सक्सेसफुल बनाने के लिए काफ़ी हद तक हम यूएसए के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी हो रही है कि प्रेशर में आ रहे हैं। और अल्टीमेटली नेगेटिव एक एस्पेक्ट इसका ये बनता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन सभी के चक्कर में हमें इंडिया के जो प्रेशर्स है वो सहन करने पड़े। जैसे मान लो अगर हम आगे डिस्कस करेंगे नेगेटिव पार्ट में, जैसे ईरान के ऊपर सैंक्शन लग रहा है तो वहाँ हमारी डील नहीं हो पा रही है, और दूसरा रशिया के साथ अब जो सैंक्शन लग रहा है वहाँ पे में बहुत सारी जगह कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ रही है। तो ये इसके क्रिटिकली एनालिसिस के अंदर आ सकता है। तो काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकता है कि इनकी जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है वो किस तरह से है। उसके बाद इसी स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप में आप क्वाड ऐड कर सकते हो, और 2+2 एग्रीमेंट है। अब जो ये क्वाड और 2+2 है उसको थोड़ा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी नेक्स्ट टॉपिक में। तो ये इसलिए करेंगे हम क्योंकि इसमें भी ये अभी लेटेस्ट न्यूज़ में रहता है और इसमें काफ़ी नई चीज़ें देखने को मिलती है इन दोनों कंट्री के बीच में, तो इसको हम थोड़ा आगे करेंगे। तो आप आई थिंक ये समझ गए होने कि मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है इस पर क्वेश्चन बन सकता है, क्रिटिकल एनालिसिस आता है या डिस्कस आ सकता है या अपने सजेशन आ सकता है, राइट। और ये अगर इसकी पूरी हिस्ट्री बताते हैं तो हिस्ट्री जैसे मैंने बताया था कि क्वेश्चन आया था कि 1990 के बाद क्या रिलेशन है, तो उसके ऊपर आप ये सारा डिस्कस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एक चीज़ और है यहाँ पे, तो ये हम इनको जो अभी वाले जो है डेवलपमेंट वो सारी काफ़ी हद तक पॉजिटिव है, और कुछ चीज़ ऐसी भी जो इनके बीच में नेगेटिव चलती है, जो इनके बीच थोड़ी नेगेटिव है। सबसे पहले यूएसए फर्स्ट पॉलिसी, यूएसए फर्स्ट पॉलिसी। तो जब ट्रम्प पावर में आया था तो ट्रम्प की ये पॉलिसी थी कि जो भी हमने करना है सबसे पहले यूएसए के जो लोग हैं उनको ध्यान में रख के करना है, चाहे जॉब्स है चाहे कोई और चीज़ है। तो यूएसए फर्स्ट पॉलिसी कहीं ना कहीं एक चैलेंज की बात करता है, वो है ग्लोबलाइजेशन कि ग्लोबलाइजेशन को थोड़ा हिट करता है, क्योंकि इंडिया की इस टाइम क्या है, जो इंडिया का डायस्पोरा है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे बाहर यूएसए जैसी कंट्री में काम कर रहा है, वहाँ से में रेमिटेंसेस भेजता है, तो कहीं ना कहीं उस डायस्पोरा को हिट करेगा, जो इंडिया का आईटी सेक्टर के जो लोग हैं जो बाहर काम करता है। तो और उसके लिए जैसे उन्होंने एक अपनी जो H1B वीज़ा था वो इंडिया के फेवर में बिल्कुल भी नहीं है, और इस समय ये भी बोल सकते हो किसी एक प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी भी है ना, जो इंडिया के लिए नहीं ठीक है। और दूसरा है ट्रेड वॉर। तो ट्रम्प एकदम से ट्रेड वॉर के मोड में आ जाता है, जैसे रशिया के चाइना के साथ स्टार्ट कर रखी है, तो उसका भी इंडिया पे ऊपर असर पड़ेगा। और अगर इंडिया के साथ साथ भी बहुत 2-3 इंसिडेंट्स ऐसे हो चुके हैं जो ये शो करता है कि इंडिया और यूएसए की भी ट्रेड वॉर स्टार्ट हो गई थी। जैसे अब इसमें सबसे पहले है काटसा। अभी काटसा में क्या है, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट। अब अमेरिका ये बोलता है कि अगर मेरे साथ कोई एडवर्सरी करेगा, जो मेरे साथ कुछ एडवर्स कंडीशन उसके लिए अमेरिका के लिए कोई क्रिएट करेगा, तो अमेरिका उसके ऊपर सैंक्शन लगा देगा। तो इस टाइम अमेरिका के ऊपर अमेरिका को जो लगता है कि मेरे साथ जो एडवर्स कंडीशन में है वो है रशिया, ईरान एंड नॉर्थ कोरिया। अब ये समझ लिए यूएसए ने नॉर्थ कोरिया, ईरान और रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा रखा है। अब एक उनका लॉ है ऐसा जिसको हम काटसा बोलते हैं। अब वो लॉ ये बोलता है कि
जिन कंट्री के ऊपर यूएसए ने सैंक्शन लगा रखी है, अगर उन कंट्री के साथ दुनिया की कोई भी कंट्री यूएसए की विल के अगेंस्ट ट्रेड करेगी या काम करेगी तो उनके ऊपर भी सैंक्शन लगेगा, राइट। जैसे यहाँ पे ए कंट्री की बी कंट्री से फाइट है, तो ए ने बी के ऊपर सैंक्शन लगा रखा है, बट बी का दोस्त कोई सी है और वो ए का भी दोस्त है, तो ए ये बोलता है कि अब सी बी के साथ ट्रेड नहीं कर सकता। अगर सी ने बी के साथ ट्रेड कर दिया तो सी के ऊपर भी क्या लग जाएगा, सैंक्शन। तो इस तरह से इंडिया के भी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो भी इस कार्डसा के अंदर आने लगे हुए हैं। जैसे S-400 जो मिसाइल है वो हमने लेनी है रशिया से, तो अगर हम रशिया के साथ ये डील करते हैं S-400 की, तो यहाँ पे भी चैलेंज आ सकता है कि कहीं यूएसए का कार्डसा ना लग जाए। और ईरान के साथ अब यूएसए की पॉलिसी और है कि जो ईरान के साथ क्या करना है कि ज़ीरो ट्रेड करना है ऑयल का, कि इंडिया को चाहिए, किसी और कंट्री को चाहिए कि अपना ट्रेड ज़ीरो कर दे, ईरान से तेल लेना बंद कर दे। तो इसका मतलब है इंडिया तो 2019 तक ईरान का सेकंड लार्जेस्ट पार्टनर था क्रूड ऑयल में। तो अब कैसे, और इंडिया ने कम करना स्टार्ट भी कर दिया है, तो यहाँ में दिखता है कि यूएसए के प्रेशर में शायद इंडिया ऐसा कर रहा होगा। बाकी हम डिटेल में जब कल करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसको डिस्कस डिटेल में, अफगानिस्तान और ईरान के कंटेक्स्ट में, तो वहाँ थोड़ा और करेंगे इसको। नेक्स्ट है GSP, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। अब इसमें क्या है कि यूएसए ने कुछ ऐसी कंट्री की एक शॉर्ट लिस्ट की हुई थी कि जिनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन इतनी सही नहीं है, या कह लो कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, तो उन कंट्री का अगर यूएसए के अंदर ट्रेड होता है तो यूएसए उसके ऊपर कम टैक्स लगाएगा, उनको अलाउ करेगा, तो उन अपनी मार्केट को प्रोटेक्ट नहीं करेगा उनके लिए। तो अब धीरे धीरे, अब इसी साल पिछले बारी क्या कर दिया, ट्रंप ने इंडिया को उससे बाहर निकाल दिया। तो इस तरह से हमारा जो ट्रेड है यूएसए के साथ वो कम हो जाएगा। अगर करते हैं तो हम पे टैक्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये भी अभी थोड़े नेगेटिव पॉइंट है। और उसके बाद है, अभी रिसेंटली यूएसए तालिबान की एक पीस डील हो रही है, तो इंडिया को इससे भी प्रॉब्लम है कि इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा कि अफ़गानिस्तान में उस ग्रुप से बात की जाए जो लोगों द्वारा चुना हुआ नहीं है, जो डेमोक्रेटिकली नहीं आया वहाँ पे और टेररिज्म को प्रमोट कर रहा है। तो इंडिया हमेशा चाहता है कि ऐसे लोगों से बात की जाए जो डेमोक्रेटिक तरीके से अंदर आ रखे है, और जो तालिबानों से बात ना किया जाए। जो अभी जो डील है ये तालिबान और यूएसए के बीच, और इसको हम कल नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इससे भी इंडिया को थोड़ी सी प्रॉब्लम है इससे। और काफ़ी हद तक इंडिया पाक का, यूएसए और पाकिस्तान का भी कुछ रिलेशन बन जाता है। जैसे खासकर पाकिस्तान ने अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से यूएसए के काम आता है, तो यूएसए उसको फंडिंग करता है, जो इंडिया के लिए थोड़ी चैलेंजिंग हो जाती है। और बहुत सारे मुद्दे में लेकर इंडिया के WTO में भी यूएसए के साथ कुछ कन्फ्लिक्ट्स है, खासकर जो सब्सिडीज़ वो प्रोवाइड करते हैं अपने किसानों को। और इंडिया के कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं जब इंडिया अपने गरीबों को, अपने जो लोगों को फ्री में फूड प्रोवाइड करता है, राइट। तो इस तरह से वहाँ पे भी कुछ कंट्रोवर्सी है, जैसे ट्रिप्स को लेकर है, इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी राइट है उसको लेकर भी वहाँ पे उनकी आपस में लड़ाई हो जाती है। और जो जेनेरिक ड्रग्स है उसको लेकर लड़ाई हो जाती है। तो WTO में काफ़ी हद तक इनकी आपस में कन्फ्लिक्ट है, क्योंकि वो एक यूएसए हमेशा एक फर्स्ट वर्ल्ड समझ के बात करता है कि हमको अपना जो मार्केट है उसको, अपनी जो हमारा प्रोडक्ट है वो सभी मार्केट में फैलाना है और सभी को अपनी मार्केट को ओपन करना चाहिए। और दूसरा, इंडिया नहीं चाहता ऐसा। इंडिया चाहता है कि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, और कई बार इंडिया उनके साथ भी खड़ा हो जाता है जो G33 में आता है, जो थोड़े उससे भी लोअर इनकम के जो कंट्री है। तो यहाँ पे भी इनकी कंट्रोवर्सी चलती रहती है। और जैसे अपने इन्वायरमेंटल जो प्रोग्राम है उसमें भी थोड़ी इनकी आपस में लड़ाई रहती है। तो अब जो हम कल थोड़ा और इसको थोड़ा डिटेल में हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अफगानिस्तान के कंटेस्ट में, ईरान के कंटेस्ट में और मिडल ईस्ट के कंटेस्ट में। तो इस तरह से ये इंडिया और यूएसए के रिलेशन है।
अब दो चीज़ें और है इसमें जो थोड़ी डिटेल में करने वाली है, वो इस साल थोड़ी इम्पोर्टेंट रहेगी कि भाई उस पर इंडिविजुअली क्वेश्चन आ सकता है। एक तो क्वाड और दूसरा है 2+2। अब जो 2+2 है, पहले कहते हैं 2+2, जो 2+2 है मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं फॉरेन मिनिस्टर्स एंड डिफेंस मिनिस्टर्स, और इसमें डिफेंस, ट्रेड और भी मल्टीपल जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर बात होती है। और इसको बोल सकते हैं कि दोनों के बीच में एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है ये, जो दोनों के जो स्ट्रेटेजिक रिलेशन है, चाहे ट्रेड वाले रिलेशन है, और इनको बनाने की कोशिश करता है। और अब इसमें क्या है, अब इससे कुछ आउटकम रहा है जो इस बारी हुई है। सबसे पहले है साइनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्स, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्स ISA, पहला ये। तो ये टर्म्स आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। अगर इसमें एक्सचेंज क्लासिफाइड मिलिट्री इंफॉर्मेशन, इसमें मिलिट्री इंफॉर्मेशन की बात की गई है, मिलिट्री इंफॉर्मेशन आपस में शेयर करने की बात की गई है। एक आउटकम इसका ये रहा है। और नेक्स्ट है मेक इन इंडिया प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए यूएसए अपना कुछ कंट्रीब्यूशन देगा, उसमें भी कर सकते हैं। और एक और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव, डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव, ये दूसरा है। एक SIA हो गया और एक डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव। इसको भी आप स्ट्रैटेजिक में भी जोड़ सकते हैं और करंट में जो चला इस बार उसमें भी जोड़ सकते हैं। अब इसमें क्या था कि अगर हम पहले डिफेंस डील करते थे उनके साथ, यूएसए के साथ, तो हमारा जो रिलेशन था और वो एक बायर और सेलर का था कि हमने कोई चीज़ उनसे बाय की और उन्होंने सेल की, और इससे बाद में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, किसी भी लेवल पे कॉपरेट नहीं करेंगे। बट अब इस DTI से हमारी जो रिलेशन है वो क्या बन गई है, को प्रोडक्शन एंड को डेवलपमेंट। अब आपस में अब क्या करेंगे, हम दोनों ही ऐसी डील करेंगे सेलर एंड बायर की ना करके, हम दोनों मिलके कोई प्रोडक्ट को तैयार करेंगे, राइट। तो इस तरह से क्या हो गया, हमारा जो रिलेशन है वो सेलर बायर से हटकर एक कॉपरेशन लेवल पर आ गया। और वो कॉपरेशन कहाँ पे हो सकती है, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री फ्रेमवर्क। कोई इंडिया की इंडस्ट्री है, कोई वहाँ की इंडस्ट्री है, तो वो आपस में काम करेगी मिलके, और दोनों ही एक जो होता है ना जॉइंट वेंचर पे काम कर सकते हैं। अब इसी के साथ साथ एक चीज़ और हुई है जो इसी कंटेक्स्ट में देखी जा सकती है, वो है ट्रम्प विजिट टू इंडिया। ट्रम्प ने जो विजिट इंडिया किया, जिसको बोला गया नमस्ते ट्रम्प, और वो किस तरह की थी, जैसे होदी मोदी वाली थी, उसी की लाइन में बनी गई थी। और अब इसमें क्या क्या बात हुई है, कम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। कम्प्रिहेंसिव, देखो पहले हम बोल सकते हैं कि हमारी सिर्फ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो सकता है, अब आएगा कम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। देखो कितनी बड़ी बात है इंडिया के लिए कि कम्प्रिहेंसिव लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर एक पार्टनरशिप है जिसमें सब कुछ शेयर हो जाएगा। क्योंकि जैसे मैं पढ़ा था ये कॉम का सालिमोआ, ये सारी चीज़ें इस लेवल पे आ चुकी है। और अगर हम डिफेंस में डील करते हैं या डिफेंस में सेल परचेज करते हैं, उसमें बढ़ गई है बहुत सारी चीज़ें, है ना, एक्सरसाइज कर सकते हैं हम आपस में, तो ये बहुत सारी चीज़ हो गई है। और इसका जो स्ट्रेटेजिक जो कन्वर्जेंस होनी है इन सभी चीज़ों की, वो होनी है इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर। और इस सब का अगर देखे जाएगा मकसद वो है चाइना को काउंटर करना भी है। और पाकिस्तान जो क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म होता है, और वो इस विजिट में मोदी ने इसके ऊपर ही बात की है, थोड़ा पाकिस्तान को इसमें गलत बताया है और उसको थोड़ा मतलब इंडिया के पक्ष में बोला गया है इसमें। और दूसरा जगह अगर बात करें हम कश्मीर के इशू मुद्दे के ऊपर, उसमें भी इंडिया के जो यूएसए की जो इंक्लिनेशन है वो इंडिया की तरफ दिखती है। अब एक यहाँ पे बहुत बड़ा बात है जो इस पर हुई है, ये इंडिविजुअली क्वेश्चन आ सकता है 4 नंबर का या 8 नंबर का, ब्लू डॉट नेटवर्क। ब्लू डॉट नेटवर्क, अब ये ब्लू डॉट नेटवर्क है एक, समझिए ये किस तरह की एक जो एशियान की जो समिट हुई थी उसकी साइड लाइन में तैयार किया गया था ये, जिसमें यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान,
इसमें पार्टिसिपेट करता है और इंडिया को भी इसमें बुलाया गया है इसमें। अब इसका मकसद क्या है कि ये कंट्री आपस में इस लेवल पे कोऑपरेट करेगी कि दूसरी कंट्री में जाके यहाँ के जो इन्वेस्टर्स हैं वो इजीली वहाँ पे इन्वेस्ट करें। अगर मान लो फॉर एग्जांपल अफ़गानिस्तान में कोई सड़क बनानी है, रोड बनानी है, तो उस रोड को बनाने के लिए इन कंट्रियों से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जानी चाहिए और प्राइवेट इन्वेस्टर जाने चाहिए वहाँ पे। और प्राइवेट इन्वेस्टर वहाँ पे तब जाएगा जब उनको ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस मिलेगा, अगर वो इजीली वहाँ पे काम कर पाएंगे। तो अगर ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वहाँ पे पहुँचती है, इजीली पहुँचती है, तो एक टर्म है यहाँ पे जिसको बोलता है डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का मतलब क्या है कि जो चाइना प्रैक्टिस करता है आज की डेट से। अब चाइना क्या करेगा, एक कंट्री को इतना ज़्यादा ऋण दे देगा, इतना ज़्यादा उसको लोन दे देगा अपने, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है चाहे कोई और डेवलपमेंट है उसके लिए, तो उसको उस ऋण के ट्रैप में फंसा देगा और बाद में क्या करेगा, जो चाहे वो उससे करवा सकता है, जो चाहे उससे डील कर सकता है। किसी से अपना बेस मांग ले, जैसे मान लो मालदीव है, मालदीव को इतना लोन दे दिया कि बाद में मालदीव के वहाँ बेस लगा दिया, है ना, श्रीलंका के साथ इस तरह से हुआ। तो ये जो ट्रैप पॉलिसी है और ये सभी कंट्री के लिए खतरा है। तो इससे क्या हो रहा है कि जिससे जो कंट्री चाइना के डेट में फंस रही है और वो चाइना की लाई हो रही है और चाइना के साथ मिल रही है, और वो चाइना की वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ फिर और बढ़ जाएगी उसमें, जैसे ट्रेड बढ़ जाएगा ज़्यादा, डंपिंग पॉलिसी बढ़ जाएगी, बहुत कुछ हो जाएगा। तो इसको रोकना ज़रूरी है। तो इसीलिए इसके डेट ट्रैप जो डिप्लोमेसी इसके काउंटर में क्या आया, ब्लू डॉट नेटवर्क। जिस ब्लू डॉट नेटवर्क क्या है, जो ये कंट्रीज़ है ये अपनी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इतना बढ़ा देगी कि स्टेट फंडिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। स्टेट फंडिंग मतलब कोई एक कंट्री की जो सरकार है वो वहाँ फंड नहीं करेगी, उसके बदले में क्या आएगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। और नेक्स्ट ये तो इसमें भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो नमस्ते ट्रम्प था उसके क्या आउटकम थे या कैसे आप इसको देखते हो। और दूसरा क्वेश्चन कई बार 2+2 एग्रीमेंट में आया, तो ये बातें आप लिख सकते हो अभी प्रेजेंट के कंटेक्स्ट में। देखो जितना आप प्रेजेंट का लिखोगे, नए नए टर्म्स यूज़ करोगे, तो उतना आपके लिए बेनिफिट होगा कि आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट है क्वाड। तो क्वाड को भी हम इसी में देखते हैं। तो ये इंडो पैसिफिक रीजन में है, जैसे 2004-5 से ये स्टार्ट हो गया था, जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए है। तो इसका भी कुछ सिग्निफिकेंस है, टू एस्टेब्लिश ट्रांजिशन ऑफ पावर इन इंडो पैसिफिक रीजन। तो यहाँ पे एक होता है ना, एक मल्टी पोल डेवलप करना है पावर के, ऐसा नहीं कि एक ही पोल हो जाए जो चाइना अभी तक करता आ रहा है। और उसके बाद यहाँ पे ऐसी कंट्री मिली आपस में और ऐसा कुछ चाहती है जिससे डेमोक्रेसी आ जाए, है ना। और उसके बाद फिर अगेन वही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप उसमें जो हमने अभी तक करी है वही आ जाएगी। और ये एक यूनिवर्सल सा कंसेप्ट है, काउंटर चाइना और काउंटर वायलेंट एक्सट्रीमिज्म एंड डीपर कोऑर्डिनेशन टू काउंटर टेररिज्म। तो इसको भी काउंटर करने की बात की गई है यहाँ पे। और इससे एक बात और है जो इंडिया के पक्ष में दिखती है, वो है इससे ये पता चल जाता है कि इंडिया की कितनी पावर है यहाँ पे। मतलब समझ सकते हैं कि राइजिंग इंडिया, कि लगता है कि हाँ इंडिया सच में राइज कर रहा है एक स्ट्रेटेजिक लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर। तो यहाँ पे इंडिया की इन कंट्रियों के साथ इससे और ज़्यादा बढ़ जाएगी इंडिया की जो पावर है, जो एक बार्गेनिंग पावर, एक नेगोशिएशन पावर है, वो इंडिया की थोड़ी और बढ़ जाएगी। और साथ साथ ही यहाँ इंडिया को और इन अदर कंट्री को जो एशियन कंट्री है उनको भी हेल्प मिलेगी। और अगर हम चैलेंज देखेंगे, चैलेंजेस वही है, द चाइना क्वेश्चन है और एक नैरो डायमेंशन भी बोल सकते हैं। तो नैरो डायमेंशन क्या है कि हम देखो ना, जैसे यूएनओ की जो फिलॉसफी जो बात है वो है मल्टीलेटरलिज्म। तो मल्टीलेटरलिज्म है कि जहाँ पे सबको साथ लेके चलने की बात करेगा हम। तो ये थोड़ा ना रीजनलिज्म या कुछ मल्टीलेटरलिज्म नीचे वाला पार्ट है, जिसमें ग्रुपिंग बोल सकते हैं, रीजनल ग्रुपिंग बोल सकते हैं। तो एक 4 कंट्री ने अपना ग्रुप बना दिया, 4 ने एक बना दिया, 4 ने एक बना दिया, तो ये एक अच्छी बात अभी नहीं है। तो अगर ऐसे ग्रुप अगर बनते जाएगा तो एक जो ग्लोबलाइजेशन का एक कंसेप्ट है उसके लिए एक चैलेंज हो जाएगा। तो अब इस तरह से अगर हम, और भी एक चीज़ है जहाँ थोड़ा सा इस रीजन में, जहाँ अगर हम इस पैसिफिक रीजन में, वैसे तो हम इन सभी चीज़ों में बड़ा अच्छा कर रहे हैं, चाहे 2+2 है, क्वाड है, मालाबार है, जो भी हमने किया है, बट इसमें एक चैलेंज भी है दोनों कंट्री के बीच में। वो है कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है। यहाँ पे जो एग्रीमेंट होना था, जिसमें यूएसए जैसी कंट्री है, 10+6 कंट्री है जिसमें,
तो इंडिया उसको नहीं ज्वाइन कर रहा है। तो इंडिया को नहीं ज्वाइन करने के पीछे सबसे बड़ी वजह है कि इंडिया अगर इस ग्रुप को ज्वाइन कर देता है तो बाकियों के साथ हमारा ऑलरेडी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, पर यहाँ पे चाइना के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा और चाइना से फिर हमें वही डंपिंग पॉलिसी साइन करनी पड़ेगी और हमारा जो प्रोडक्ट है वो कंपटीशन नहीं कर पाएगा, है ना। और दूसरी कंट्री के साथ हमारी ऑलरेडी डील हो रखी है, चाहे एशियन है चाहे और भी है। तो इस तरह से हम उसमें नहीं जाना चाहते। तो इसको भी थोड़ा मैं कल और डिटेल में कर सकता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कि इंडिया को क्यों नहीं इस तरह के जो ट्रेड एग्रीमेंट है बड़ा लेवल पर करने चाहिए इस रीजन में, और अगर नहीं करा तो क्यों नहीं करा, तो क्या बेनिफिट है। तो अगर हम यही बोल सकते हैं कि इसके जो बेनिफिट है इंडिया को ना साइन करने के, एक तो इंडिया की खुद की सॉवरेनिटी चली जाएगी, इंडिया की जो मार्केट में कंपटीशन है वो और बढ़ जाएगी, और चाइना सबसे बिगेस्ट कंपटीटर है उसके साथ हमें कम्पीट करना पड़ेगा, उसकी एक डंपिंग पॉलिसी आ जाएगी, राइट। और दूसरा कि हम क्यों इस डील को करें, क्योंकि हमारी ऑलरेडी सभी के साथ जो भी इस रीजन में कंट्री फॉल करती है उन सभी के साथ हमारे वैसे ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑलरेडी हो रखा है। तो और इस तरह से हमें इस तरफ नहीं जाना चाहिए। और एक बात ये भी है कि अभी हमारी शायद कंडीशन नहीं भी है कि इकोनॉमी की थोड़ी डाउन जा रही है, बहुत सारी चीज़ ऐसी है, तो नहीं जाना चाहिए। और इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये बनता है कि इंडिया को शायद जाना चाहिए इसमें, इसलिए क्योंकि हम अगेन फिर से क्या कर रहे हैं, हम एक मल्टीलेटरलिज्म से बाहर हट रहे हैं, है ना। हम चैलेंज को फेस नहीं कर रहे हैं। अगर हम बोलते हैं कि वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा होगा, चाइना भी उसमें होगा, तो क्या हमें उस कंपटीशन से बचना चाहिए? तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें उस कंपटीशन में जाना चाहिए और अपने आप को इस लेवल तक लेके जाना चाहिए ताकि हम वहाँ पे compete कर पाए। तो ये एक एस्केपिज्म वाला तरीका नहीं चल सकता। लास्ट चीज़ और है, अगर हम देखेंगे तो यूएसए एक ऐसी कंट्री जिसने हमेशा ग्लोबलाइजेशन को पहले ही प्रमोट करने की बात की है। तो वो यूएसए इंडिया को भी बताया कि आप अपनी मार्केट ओपन करो, है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें रही है यहाँ पे। बट आज की डेट से हम देखते हैं कि यूएसए शायद ग्लोबलाइजेशन से हट के, तो अब इसको बोलते हैं कि यूनिलेटरलिज्म। तो यूनिलेटरलिज्म में क्या बोलेगा हम कि जो अपने में थोड़ा ज़्यादा रहने की बात कर रहा है। तो ये यूनिलेटरलिज्म भी कहीं ना कहीं इंडिया जैसी कंट्री के लिए नहीं ठीक बैठता है। तो सबसे पहले यहाँ से कहाँ पता लगता है हमें कि वो एक इसकी यूनिलेटरल पॉलिसी है। तो सबसे पहले है अमेरिका फर्स्ट, H1B वीज़ा, और ट्रेड वॉर, सैंक्शंस, ये काटसा, और कई बारी जैसे वैसे बहुत बारी चैलेंज करता है कि हम यूएनओ की बात नहीं मानेंगे। अभी रिसेंटली WHO की बात नहीं मान रहा है, यूनेस्को से भी बाहर निकल गया, उसकी मेंबरशिप भी छोड़ दी है, राइट। तो कई बारी ट्रंप ने धमकी दे दी कि हम पेरिस एग्रीमेंट से भी बाहर निकल जाएंगे। तो ये क्या शो करता है कि ये थोड़ा एक यूनिलेटरलिज्म की तरफ भी जा रहा है, राइट। और जो लीडरशिप है वो थोड़ी पॉपुलिस्ट अप्रोच लेके चलती है। चलो अभी तो वहाँ पे इलेक्शन 1-2 दिन में पता चल जाएगा किसी सरकार बनने वाली है। तो इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि ये एक यूनिलेटरलिज्म का जो कंसेप्ट है उसका इंडिया के ऊपर क्या असर पड़ रहा है और वैसे कैसे कर रहा है इस चीज़ को। तो इस तरह से हमारी ये कंप्लीट डिस्कशन है। तो अब जो हमें इंडिया के इसमें करने को रह गया है वो इसकी जो पेरिफेरी बनती है, और वो ऐसी पेरिफेरी है जो हमारे तो बाहर है, हमारी तो कोर में नहीं आती, हमारी पेरिफेरी में आती है, जैसे ईरान, अफ़गानिस्तान और मिडल ईस्ट, जो फ़िलिस्तीन, इज़राइल, सऊदी अरबिया। तो इनके साथ यूएसए के रिलेशन है, इन सभी के साथ, इवन रशिया। तो इन सभी रिलेशन से जो यहाँ पे रिलेशन बनता है उसका इंडिया के ऊपर क्या असर पड़ेगा, तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। तो इसी में हमारा क्लियर हो जाएगा इंडिया अफ़गानिस्तान रिलेशन, इंडिया ईरान रिलेशन, इंडिया सऊदी अरेबिया रिलेशंस, क्योंकि इन रिलेशन को हम देखते इसी कंटेक्स्ट में है कि इंडिया जो यूएसए की पॉलिसी होती है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।